वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर 60 है। 59 टेस्ट जो है कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जीआईसी की तैयारी करते हैं, देखिए जीआईसी में 40 क्वेश्चन जो है कि जीएस का आता है, आप जो है कि उसके लिए जो है कि टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हैं। आरओ इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, आज से जो कि फॉर्म अप्लाई होना है, आप लोग इसको अप्लाई कर दीजिए। अगर बीओ की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आपके लिए यह टेस्ट सीरीज जो है कि बहुत फायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है भारत, सेकेंड ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है कनाडा एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रांस। तो देखिए पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के बारे में बात की जा रही है कि विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कौन है? तो देखिए ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? पंथ निरपेक्ष कह लीजिए या धर्म निरपेक्ष कर लीजिए। इसका मीनिंग ये होता है कि राज्य का कोई जो है ना एक स्पेशल कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है, मतलब उसके दृष्टि से देखा जाए तो, और सारे धर्म को जो है कि समान वो देखता है राज्य, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष में किसी से भेदभाव नहीं, ठीक है। कुल मिलाकर ये बोल सकते हैं कि राज्य का कोई स्पेशल धर्म नहीं है और ये जो है कि सारे धर्म को जो है कि समान संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। देखिए ये तो सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको अपनाया गया था, लेकिन हमारी कंट्री में कब अपनाया गया? तो इसको 42वां कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुआ, 42वां कब हुआ था? 1976 में। तो उसमें जो है कि ये जोड़ा गया, हमारे उद्देशिका जो है उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। तो ये हमारे अगर देखा जाए कंट्री में तो 1976 में जोड़ा गया इस शब्द को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया है कि गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। दूसरा दिया गया है हरियाणा राज्य 1966 ईस्वी में पंजाब से पृथक होकर 17वां राज्य बना। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कि न तो 1 और न ही 2 सही है, ठीक है। तो देखिए अगर बात करते हैं गोवा की, तो गोवा जो है कि 1987 में उसका जो है कि पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक है। देखिए गोवा जो है कि पुर्तगालियों के कब्जे में था कब तक? ये जो है कि 1961 तक था, ठीक है। हमारा देश जो है कि 1947 में आज़ाद हो चुका था, बट गोवा जो है कि हमारे देश में मतलब नहीं मिला, ठीक है। ये कब मिला? तो ये 1961 में, ये 19 दिसंबर 1961 तक जो है कि ये पुर्तगालियों के कब्जे में था। उसके बाद से 61 के बाद ये भारत के कब्जे में आया, ठीक है। लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा जो है कि 1987 में इसको प्राप्त हुआ। देखिए गोवा जो है कि हमारे देश का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा राज्य जो है कि 1966 ईस्वी में पंजाब से पृथक होकर 17वां राज्य बना, ठीक है। तो ये पंजाब से ही पृथक होकर के 1966 में ये 17वां राज्य बना, तो ये भी आपका सही है। तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही है, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची 1 में क्या दिया गया है और सूची 2 में, इसको सुमेलित करना है। तो देखिए टेराकोटा के सामने दिया गया है चिन्हट, बी में दिया गया है लकड़ी के खिलौने गोरखपुर, चीनी मिट्टी के बर्तन फिरोजाबाद एंड कांच का सामान जो है कि वाराणसी। तो इसको आपको सुमेलित करना है। तो देखिए टेराकोटा ये जो है कि ये कहाँ पे मतलब इसका निर्माण होता है? तो ये होता है आपका गोरखपुर में। तो ये हो जाएगा आपका ए का 2। लकड़ी के खिलौने कहाँ प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं आपके वाराणसी में, ठीक है। चीनी मिट्टी के बर्तन ये आपके चिन्हट में और कांच का सामान जो है कि आपका फिरोजाबाद में। तो ये हो जाएगा A2, B4, C1 एंड D3। तो 2, 4, 1, 3 कौन सा है? 2, 4, 1, 3 ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में लोकगीत दिया गया है और सूची सेकंड में उसका क्षेत्र दिया गया है, मतलब किस क्षेत्र में कौन सी लोकगीत प्रचलित है। फर्स्ट में दिया गया है बिरहा, उसके सामने दिया गया है ब्रजभूमि। बी में दिया गया है रसिया, उसके सामने दिया गया है बुंदेलखंड। सी में दिया गया है आल्हा, उसके सामने दिया गया है पूर्वांचल एंड डी में दिया गया है कजरी, उसके सामने दिया गया है अवध। तो देखिए बिरहा
ये जो है कि कहाँ पे मतलब किस क्षेत्र में प्रचलित है, तो ये है आपका पूर्वांचल में। तो ए का 3। रसिया, ये जो है कि आपका ब्रजभूमि से संबंधित है। आल्हा, ये जो है कि आपका कहाँ पे, तो ये बुंदेलखंड में गाया जाता है। और कजरी, ये जो है कि आपका अवध से संबंधित है। तो ये हो जाएगा A3, B1, C2 एंड D4। 3, 1, 2, 4 हो जाएगा इसका, ठीक है। 3, 1, 2, 4 कौन है, ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में स्थान दिया गया है और सूची सेकंड में स्मारक भग्नावशेष दिया गया है। तो ये किससे संबंधित है, देखिए पहला कौशाम्बी, यहाँ पे क्या है धमेख स्पूत। कुशीनगर, इसके सामने दिया गया है घोषिताराम मठ। सी दिया गया है सारनाथ, रनाभर स्पूत एंड डी दिया गया है श्रावस्ती, ये शहेत महेत। तो सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सम्मिलित करते हैं। तो देखिए कौशाम्बी में क्या है, तो ये है आपका कौशाम्बी में ये घोषिताराम मठ, ये हो जाएगा। कुशीनगर में क्या है, तो ये रानाभर स्पूत है। और सारनाथ में क्या है, तो ये धमेख स्पूत सारनाथ में है। एंड श्रावस्ती, यहाँ पे जो है कि शहेत महेत है। तो ये हो जाएगा A2, B3, C1 एंड D4। 2, 3, 1, 4 हो जाएगा आपका 5 का। तो 2, 3, 1, 4 ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत युग्म बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है टोंस नदी का उद्गम मैहर के निकट तमसा कुंड से है। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है केन नदी का उद्गम भोपाल के दक्षिण पश्चिम से है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है बेतवा नदी का उद्गम भोपाल के दक्षिण पश्चिम से है। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है राप्ती नदी का उद्गम नेपाल के रुकमकोट स्थान से है। तो इसमें देखिए गलत युग्म की पहचान करना है, ठीक है। देखिए टोंस नदी का उद्गम कहाँ पे है, तो ये है आपका मैहर के निकट तमसा कुंड से, ये आपका सही है। देखिए केन नदी का उद्गम, ये केन नदी का उद्गम भोपाल के दक्षिण पश्चिम से नहीं है। इसका उद्गम कहाँ से है, तो इसका उद्गम जो है कि कैमूर पहाड़ियों के उत्तरी ढाल से है, ठीक है। एंड बेतवा नदी का उद्गम जो है कि भोपाल के दक्षिण पश्चिम से है। राप्ती नदी का उद्गम जो है कि नेपाल के रुकमकोट स्थान से है। तो ये सारे तीन सही है, कौन सा गलत है, तो ये सेकेंड वाला आपका गलत है। तो 6 क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑफ दिया गया है थारू जनजाति में विधवा विवाह में दिया जाने वाला भोज लठभरवा भोज कहलाता है। दूसरा दिया गया है कि इसका मुख्य पर्व जीवित पुत्रिका मतलब कि जिउतिया है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है न तो एक और न ही दो। तो देखिए थारू जनजाति में जो विधवा विवाह होता है उसमें जो है कि दिया जाने वाला जो भोज होता है उसको लठमरवा भोज कहते हैं, ठीक है, ये आपका सही है। इसका मुख्य पर्व जो है कि जीवित पुत्रिका मतलब जिउतिया है। किसका मुख्य पर्व, तो ये थारू जनजाति का। तो ये जीवित पुत्रिका जो है कि आपका या जिउतिया ये किसका मुख्य पर्व है, तो देखिए ये मुख्य पर्व है आपका खरवार जनजाति का। ये कहाँ पाई जाती है, तो सोनभद्र जिले में ये पाई जाती है। तो ये जिउतिया जो है कि ये खरवार जनजाति का है, न कि थारू का। तो ये सेकेंड आपका गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब कि केवल एक आपका सही है, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि बनारस अखबार उत्तर प्रदेश से प्रकाशित हिंदी का पहला समाचार पत्र था जो जनवरी 1845 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दूसरा दिया गया है बनारस अखबार के संपादक मुंशी सदा सुखलाल थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, पहला दिया गया है कि केवल एक, दूसरा दिया गया केवल दो, तीसरा दिया गया केवल एक और दो दोनों। एंड चौथा दिया गया है न तो एक और न ही दो। तो देखिए बनारस अखबार उत्तर प्रदेश से प्रकाशित जो है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र था, ये बिल्कुल सही है। जो कि कब प्रकाशित हुआ, तो ये 1845 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, ठीक है। दूसरा दिया गया है कि बनारस अखबार के संपादक मुंशी सदा सुखलाल थे। तो बनारस अखबार के संपादक कौन थे, तो ये थे आपके गोविंद रघुनाथ थत्ते थे, ठीक है। और इसे प्रकाशित जो है कि किसने करवाया, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने करवाया था। तो ये मुंशी सदा सुखलाल नहीं थे इसके संपादक, तो ये आपका दूसरा गलत हो जाएगा। तो इट मीन्स कि केवल पहला सही है, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत युग्म में पहचान कीजिए।
कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू। दूसरा दिया गया कि मंजिल हसरत मोहानी। तीसरा दिया गया है सदरुल अखबार प्रो सिफेंस एंड चौथा दिया गया है तौहीद रफ़ीक अहमद किदवई। तो इसमें से जो है कि पत्रिका का नाम दिया गया है और उसके संपादक दिए गए हैं। तो देखिए कौमी आवाज़ ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था, मंजिल हसरत मोहानी ने किया था, सदरुल अखबार ये प्रो सिफेंस ने किया था। देखिए तौहीद ये जो है कि आपका उर्दू पत्रिका था, ठीक है, और इसका संपादक जो है कि खलीक हसन निजामी थे और इसका प्रकाशन कहाँ से होता था, तो ये मेरठ से होता था। ये रफ़ीक अहमद किदवई नहीं थे, तो कौन थे इनके, तो ये खलीक हसन निजामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रमुख पुरस्कार एवं उनके क्षेत्र का सही युग्म बताइए। पहला दिया गया है कि संगीत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में। दूसरा दिया गया है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में। तीसरा दिया गया है बाल कृष्ण भट्ट पुरस्कार, पत्रकारिता के क्षेत्र में। एंड चौथा दिया गया है उपयुक्त सभी युग्म सही सुमेलित हैं। तो देखिए संगीत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और बाल कृष्ण भट्ट पुरस्कार ये भी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इट मीन्स कि आपका उपयुक्त सभी युग्म सही सुमेलित हैं, सारे सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध व्यक्तित्व एवं उनसे संबंधित कला का गलत युग्म बताइए। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया निसार अली खां, ध्रुपद गायक से संबंधित हैं। दूसरा दिया गया है सादिक अली खां, ये ख्याल गायक से संबंधित हैं। तीसरा दिया गया है सिद्धेश्वरी देवी, ठुमरी गायिका हैं। एंड चौथा दिया गया है कृष्णा देवी, ये जो कि टप्पा गायिका हैं। तो इससे गलत युग्म का पहचान करना है, गलत युग्म जो है कि कौन सा है। तो देखिए निसार अली खां ये ध्रुपद गायक से संबंधित है, सही है। सादिक अली खां ये भी आपका ख्याल गायक से संबंधित है। सिद्धेश्वरी देवी ये ठुमरी गायिका हैं। और ये कृष्णा देवी जो है कि ये जो है कि टप्पा गायिका नहीं है, ये हैं, इनका संबंध जो है कि बनारस घराने से है और ये भी ठुमरी गायिका हैं, ठीक है, कृष्णा देवी। तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका मूल नाम समता प्रसाद मिश्र था। फर्स्ट ऑप्शन है गुदई महाराज, सेकंड ऑप्शन है पंडित अयोध्या प्रसाद, थर्ड ऑप्शन है बिरजू महाराज एंड फोर्थ ऑप्शन है कालिका प्रसाद। तो समता प्रसाद मिश्र किसका नाम था भैया, तो ये जो है कि आपका नाम था गुदई महाराज का। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए गुदई महाराज जो है कि किससे संबंधित है, तो ये आपका तबला से संबंधित, तबला वादक से संबंधित है। और ये किस घराने से है, तो ये बनारस घराने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेंजीन के कारण किस रोग की संभावना सर्वाधिक होती है। फर्स्ट ऑप्शन है रक्त कैंसर, सेकंड ऑप्शन है तपेदिक, थर्ड ऑप्शन है टाइफाइड एंड फोर्थ ऑप्शन है पीलिया। तो बेंजीन के कारण जो है कि किस रोग का संभावना जो है कि सर्वाधिक होती है, तो वो होता है आपका रक्त कैंसर की संभावना ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शीशा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है बेंजीन को, सेकंड ऑप्शन है जाइलिन को, थर्ड ऑप्शन है टॉलुइन को एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी को। तो शीशा रहित पेट्रोल की बात की जा रही है। इसमें जो है कि उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो इसमें जो है कि ये सभी मिलाया जाता है, बेंजीन भी, जाइलिन भी और टॉलुइन भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम बार किस योजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया। फर्स्ट ऑप्शन है तीसरी पंचवर्षीय योजना, सेकंड ऑप्शन है चौथी पंचवर्षीय योजना, थर्ड ऑप्शन है पांचवी पंचवर्षीय योजना एंड फोर्थ ऑप्शन है छठी पंचवर्षीय योजना। तो इसमें जो है कि पर्यावरण के विकास के बारे में बोला जा रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है कि पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया, तो वो थी आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था, तो 1969 से 74 तक था। अभी जो है कि पंचवर्षीय योजना जो होती है उसको जो है कि नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया है, कब, 1 जनवरी 2015 से जो है कि एक पिक्चर में है नीति आयोग, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में नीति आयोग का फुल फॉर्म मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है 1983 में, सेकेंड ऑप्शन है 1982 में, थर्ड ऑप्शन है 1988 में एंड फोर्थ ऑप्शन है 1986 में। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
ये एक्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये जो है कि कब लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था आपका 1986 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन अनुसंधान संस्थान भारत के किस नगर में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है देहरादून, सेकेंड ऑप्शन है लखनऊ, थर्ड ऑप्शन है पानीपत एंड फोर्थ ऑप्शन है शिमला। तो वन अनुसंधान संस्थान ये किस नगर में अवस्थित है? तो ये है आपका देहरादून में। देखिए इसका जो है ना, ये 1906 मैंने 1906 में जो है कि इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के रूप में ये इसका स्थापना किया गया था। लेकिन ये जो है कि 1921 में जो है कि इसका उद्घाटन किया गया, और यह जो है कि वन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, मतलब हर प्रकार के अनुसंधान के लिए ये प्रसिद्ध है संस्थान। ठीक है, देहरादून में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट दिया गया है, उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए अवशेष नियंत्रण बोर्ड की स्थापना वर्ष 1965 में की गई। दूसरा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पश्चिमी भाग अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। कूट दिया गया है कि ये केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और फोर्थ दिया गया है न तो एक और न ही दो। तो देखिए उत्तर प्रदेश जो जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो है कि अवशेष नियंत्रण बोर्ड है, इसकी स्थापना का वर्ष कब है? तो इसकी स्थापना का वर्ष जो है कि 1955 है, ना कि 1965। तो ये ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा, उत्तर प्रदेश का दक्षिण पश्चिमी भाग का जो है कि अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है, ये आपका सही है। तो आपका ये केवल दो सही है आपका। ठीक है, पहला वाला गलत है। देखिए कल क्वेश्चन हम लोगों ने पूछा था, उसका आंसर जो कि आप लोगों को बताना था कमेंट बॉक्स में, कि संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया? फर्स्ट ऑप्शन था 22 जनवरी 1947 को, सेकेंड ऑप्शन था 13 दिसंबर 1946 को, थर्ड ऑप्शन था 12 जुलाई 1946 को एंड फोर्थ ऑप्शन था 13 दिसंबर 1947 को। तो संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब जो है कि स्वीकार किया? तो ये स्वीकार किया था 22 जनवरी 1947 को। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आज का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन है कि आवासीय क्षेत्र में स्वीकार्य मानक ध्वनि तीव्रता दिन में कितनी है? फर्स्ट दिया गया है ऑप्शन 60 डेसिबल, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है 55 डेसिबल, थर्ड दिया गया है 75 डेसिबल एंड फोर्थ दिया गया है 90 डेसिबल। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे हमारा एक पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, एंड फेसबुक एक मेरा ग्रुप है यूपी PCS BEO RO करके। तो आप लोग वहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आपको फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप लोग डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।